क्या आप सोच सकते हैं एक पूरा मुल्क जहां लोग अपनी सोच छोड़कर सिर्फ एक शख्स की बातों पर चलने लगते हैं, जहां सच को मिटाकर झूठ को सच बता दिया जाता है और लोग उस पर पूरा यकीन भी कर लेते हैं। और ये सब कुछ इतनी रफ्तार से होता है कि जब तक लोग समझ पाते तब तक वापस मुड़ना मुमकिन नहीं रहता। ये कोई अफसाना नहीं, ये असल तारीख का वो बाप है जहाँ लफ्ज़ तलवार से ज़्यादा काम करते थे। और इन लफ्ज़ों के पीछे छुपा था एक शख्स जिसका नाम सुनकर दुनिया का रंग उड़ जाता था, एडॉल्फ हिटलर। हिटलर सिर्फ एक हुक्मरान नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा मैनिपुलेटर था जिसने लाखों लोगों के जहन अपने काबू में कर लिए थे। Nicht ein leerer Formalismus, ein blasses Schämen. Nein, ihr seid आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उसने पूरी कौम की सोचने समझने की ताकत तोड़ दी और उन्हें अपना अंधा पैरोकार बना दिया। हिटलर की इस सारी चीज़ को समझने के लिए आप देख रहे हैं ब्लॉग बाय बासित। In the heart of Europe, a man rose from the ashes of defeat, promising glory, power, and revenge. dass die Gegner, die damals mochten, heute auch noch lachen. Adolf Hitler, a name that would plunge the world into its darkest chapter and leave scars that still haunt humanity. This is not just the story of a dictator, but of the destruction, fear, and madness he unleashed. एडॉल्फ हिटलर कोई आम सियासी रहनुमा नहीं था, वो एक ऐसा शख्स था जो अपनी इब्तिदाई जिंदगी में एक नाकाम फनकार के रूप में जाना जाता था। वीना और मुनिश की गली में भटकता, अपनी जगह की तलाश में फिरता हुआ, लेकिन सियासत में कदम रखते ही उसने अपने अंदर एक ऐसी नई खूबी को जगाया जो लोगों को जहनों को अपने काबू में कर लेती थी। उसकी आवाज़ का लहजा, उसकी आंखों का जज्बा और सबसे बढ़कर उसका कहानियां बयान करने का अंदाज, ये सब कुछ ऐसा था कि लोग उसमें एक नए दौर का पैगंबर देखने लगे। मगर सिर्फ शख्सी कशिश से लोग ऐसे खौफनाक निज़ाम का हिस्सा नहीं बन सकते। हिटलर ने पहले मुल्क की हालात का गहरा जायजा लिया। मुल्क की मईशत ज़मीन बोसा हो चुकी थी, बेरोजगारी ने हर घर का सुकून छीन लिया था, कौमी गुरूर, ट्रीटियों पर सिलाइस की ज़रीर शराइत का बोझ तले चल चुका था। लोगों के दिलों में नफरत, बेचैनी और इंतकाम की आग भड़क रही थी। ये वही लम्हा था जब एक चालाक और बेरहम रहनुमा अवाम के जख्मों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता था। हिटलर ने इस मौके को परख लिया और फिर अपनी सोची समझी प्लानिंग के साथ एक ऐसे मंजर से डरा जो पूरे मुल्क को अपनी जाल में लपेट ले गया। हिटलर अच्छी तरह समझ चुका था कि जब एक कौम सिर्फ डर, नाउमीदी और बेचैनी में डूबी होती है तो लोग उन पैगामात को आसानी से अपना लेते हैं जो उनके जज्बात को उभार दे। इसी सोच को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हुए उसने सबसे पहले सियासी इदारों की बुनियाद हिलाई। प्रेस पर सख्त पाबंदियां लगाई गई, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया गया और फिर आया वो वाकया जो उसकी सियासत के लिए एक नया मोड़ बन गया, प्लीज स्टेज फायर। इसे एक आग को बहाना बनाकर अवाम की शहरी आज़ादी छीन ली गई, अपोजिशन की आवाज़ दबा दी गई और लोगों को यह महसूस करवाया गया कि मुल्क किसी अजीम खतरे के साए में है। ये इंसानी फितरत है कि जब लोग खौफ के समुद्र में गिरे होते हैं तो सोचने समझने की सलाहियत कमज़ोर पड़ जाती है, जज्बात उन पर हावी हो जाते हैं। हिटलर ने इसी साइकोलॉजिकल कमजोरी का फ़ायदा उठाया। उसने सीधा कत्ल व गारत का रास्ता अख्तियार नहीं किया, बल्कि पहले अवाम के जहन में जहरीली बुनियाद रखी। बार बार उन्हें बताया गया कि जर्मनी तबाही के किनारे पर है और इस तबाही का असल जिम्मेदार कोई बाहर का दुश्मन नहीं बल्कि अंदर का दुश्मन है। यह ख्याल जहर की तरह फैलता गया। कदम ब कदम हुकूक छीने गए, सोसाइटी और कानून का माहौल बदला गया ताकि लोग अपनी मुसाहिलत को छोड़कर अपने मुसंदना दुश्मन से नफरत करना अपना फर्ज समझने लगे। और जब आखिरी कदम आया तो ना लोग सिर्फ तैयार थे बल्कि वो इस जुल्म को अपना कौमी फरीज़ा समझने लगे। इस मिशन का सबसे पहला निशाना था यहूदी। हिटलर ने उन्हें एक ऐसा स्केपगोट बना दिया जो जर्मनी के हर मसले का सबब था। ये सिर्फ मजहब की बात नहीं थी बल्कि पूरी कौम को गुस्से और नफरत का मरकज बनाने का प्लान था। प्रोपेगेंडा ने उनकी जिंदगी का हर पहलू को मोड़ कर पेश किया, उनका तिजारती किरदार, उनका समाजी रुतबा, उनकी जंगों में हिस्सा, सब कुछ इस तरह से दिखाया गया कि वो मुल्क के असल दुश्मन नजर आने लगे। ये मुहिम सोची समझी चाल थी। पहले यहूदी प्रोफेशनल्स को उनके ओहदों से हटाया गया, फिर उनकी सिटीजनशिप का दर्जा कमजोर किया गया, उसके बाद उनके कारोबार बंद करवाए गए और आखिरकार उन्हें अलग मोहल्लों में बंद कर दिया गया। हर कदम एक नई चाल थी जो अवाम के जहनों में नॉर्मल होती गई। छोटी छोटी पाबंदियां बढ़ते बढ़ते ऐसे बड़े जुल्मों तक पहुंच गई कि वापस मुड़ना मुमकिन नहीं रहा। और फिर आया इस सारे प्रोपेगेंडा का असली किरदार, जोसेफ गोएबेल्स, हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर और इस पूरे अमल का मास्टरमाइंड। इसने समझ लिया था कि अगर आप लोगों को जो देखना, सुनना और पढ़ना है उसे कंट्रोल कर लें तो उनका सोचने का तरीका भी आपको काबू में आ जाता है। लिहाजा सिनेमा, रेडियो, अखबार, पोस्टर, रैली, सबको बस एक पैगाम की साज बना दिया गया, यहूदी हर मसले की जड़ है और सिर्फ हिटलर उनका हल है। इसलिए हिटलर की इताअत ही वतन से मोहब्बत है। सिनेमा में द इटर्नल ज्यू जैसी फिल्म बनवाई गई जो यहूदियों को इंसान नहीं बल्कि एक खतरा दिखाती थी। रेडियो पर छोटे, बार बार दोहराए जाने वाले नारे चलाए गए जो आवाम के जहनों में बस गए। अवामी रैलियों और परेड्स में ऐसे मनाज़िर पेश किए गए जहां लोग एक शानदार शिकस्त नापसंद निज़ाम का हिस्सा महसूस करने लगे ताकि उनकी इंडिविजुअलिटी मिट जाए और वो भीड़ का हिस्सा बनकर सोचने से पहले चलने लगे।
ये था वो सिलसिला जिसमें लॉजिक को कमजोर करके जज्बात को सोचने का एक मजबूत हिस्सा बना दिया गया। हिटलर की ब्रेन वॉशिंग का अगला कदम था इल्म, कल्चर और नस्ल नौ का पूरा निज़ाम अपने काबू में लेना। इसी से शुरू हुआ वो दौर जो तारीख में नाजी नजीम के नाम से जाना गया। सबसे पहला निशाना बना एजुकेशन सिस्टम। स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ का ढांचा दोबारा नाजी सोच के मुताबिक तैयार किया गया। जो प्रोफेसर पार्टी के खिलाफ सोचते या लिखते उन्हें फौरन हटा दिया गया। करिकुलम को इस तरह बदला गया कि हर सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री हो या साइंस, सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी का इको बन जाए। नौजवान नस्ल पर खास तवज्जो दी गई। हिटलर यूथ और लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए बच्चों को छोटी उम्र से ही एक तस्वीर दिखाई गई, एक हीरोइक जर्मनी की तस्वीर, जहां लॉयल्टी सिर्फ एक लीडर के लिए होती और हर मसला एक पहचाने हुए दुश्मन की वजह से होता। यहाँ सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होती, बल्कि ज़हनों को इस तरह मोल्ड किया जाता कि इंडिपेंडेंट सोच की जगह सिर्फ अंधी इताअत रह जाए। कल्चर को भी नई शक्ल दी गई। आर्ट, लिटरेचर और साइंस का हर पहलू नाजी नजरिए के साथ मैच करना जरूरी था। जो राइटर नाजी नैरेटिव के खिलाफ लिखते, उनकी किताबें जलाई गईं। सख्त सेंसरशिप ने क्रिटिकल थिंकिंग का खून कर दिया। जब यूनिवर्सिटीज और इनका मरकज हुकूमत का औजार बन गए तो मुखालिफत का मौजूद रहना नामुमकिन हो गया। नाजी प्रोपेगेंडा ने रेशियल साइंस का झूठा लिबास बनाकर अपने नजरिए को साइंसी लिबास दिया। स्टूडियो साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट किया गया, जिसमें जर्मन्स को आला नस्ल और दूसरों को सब ह्यूमन डिक्लेयर किया गया। इन नकली थ्योरीज को स्टेट प्रोमोटेड इंस्टीट्यूशन से सर्टिफाई करवाया गया ताकि उन्हें हकीकत का रंग मिल सके। साथ ही एक सख्त इंटेलेक्चुअल पर्च चलाया गया। जूश स्कॉलर्स, लिबरल थिंकर्स और सोशल साइंटिस्ट को यूनिवर्सिटीज से निकाल दिया गया। मशहूर साइंटिस्ट जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी नाजी पार्टी के खिलाफ होने की वजह से बदनाम किया गया। उनके काम को नीचे दिखाया गया और उन्हें मौत की धमकी तक दी गई। रिसर्च इंस्टीट्यूट का हाल ये हो गया कि सिर्फ अप्रूव साइंस ही बची। जब आवाम के सामने सिर्फ वो इल्म रह गया जो स्टेट ने फिल्टर किया था, तो रेसिस्ट आइडियाज भी उन्हें बिल्कुल लॉजिकल लगने लगे। मगर बात यहाँ खत्म नहीं हुई। हिटलर की ब्रेन वॉशिंग की सबसे खौफनाक स्ट्रेटजीज में से थी एक T4 एंथोनासिया प्रोग्राम। ये असल में एक प्रोटोटाइप था जो बाद में मास किलिंग का निजाम बन गया। इस प्रोग्राम में डिसेबल्ड और टर्मिनली इन लोगों को मर्सी किलिंग का नाम देकर मार दिया जाता। पहले बच्चों पर तजुर्बा हुआ, फिर बड़ों को निशाना बनाया गया। इसका सबसे डार्क पहलू ये था कि इसे पूरा मेडिकल और लीगल कवर दिया गया। डॉक्टर और नर्सिस को सीधा शामिल किया गया। डेथ सर्टिफिकेट पर नेचुरल कॉजेस लिखकर सच छुपाया गया। सब कुछ ब्यूरोक्रेसी के पर्दे के पीछे चलता रहा, आवाम की नजरों से दूर। इससे नाजी लीडरशिप ने 3 बड़े सबक सीखे। पहला, अगर कत्ल को मेडिकल और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बना दिया जाए तो पब्लिक आउटरीच कम हो जाता है। दूसरा, अगर प्रोसेस आवाम की सीधी नजरों से दूर रखा जाए तो लोग ज्यादा सवाल नहीं करते। तीसरा, अगर लीडर का नाम डॉक्यूमेंट से गायब हो तो सियासी रिस्क लगभग खत्म हो जाता है। ये सब स्ट्रेटजीज एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, एक ऐसे निजाम की तरफ जहां इंसानी जिंदगी का फैसला इंसानियत नहीं बल्कि एक ज़हनी मशीन करती। यूथनासिया के तजुर्बे ने नाजी रहनुमाओं को यकीन दिला दिया कि अगर कत्ल को सही तरीके से छुपाया जाए तो आवाम का रद्द-ए-अमल आसानी से संभाल लिया जा सकता है। फिर उन्होंने फौरन अगला कदम उठाया, यानी एक धोखे का खेल। जर्मन यहूदियों को घरों से निकाल कर कहा गया कि उन्हें बेहतर जिंदगी के लिए दूसरी जगह बसाया जा रहा है। उन्हें झूठे वादों और तसल्ली के अल्फाज के साथ ले जाया गया। कुछ जगह ऐसे कैंप बनाए गए जो सिर्फ दिखावा थे, जैसे थेरेसिनस्टेड, जहां कैमरा चलाए गए, तस्वीरें और फिल्में बनाई गईं ताकि दुनिया को लगे कि यहाँ जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। मगर असल हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये सिर्फ एक पर्दा था जिसके पीछे मौत का सफर था। पहले गीटूस और फिर वो कैंप्स जहाँ से वापस आना मुमकिन नहीं था। इस चाल ने आम लोगों के दिलों में उठ सकने वाली बेचैनी को ठंडा कर दिया। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ इंसानियत के दायरे में हो रहा है, मगर हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। कत्ल का पूरा निज़ाम चलाने के लिए हुकूमत ने एक ऐसी मशीन चला दी थी जिसमें हर इदारा शामिल था। रेल के दफ्तर, जंग के शोबे, सिविल क्लर्क्स, केमिकल बनाने वाली कंपनियां सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे थे। गैस से बड़े कमरे बन रहे थे, लाशों को जलाने के लिए बड़े भट्टियां लग रही थी और ये सब एक रूटीन काम की तरह चल रहा था। कुछ फैक्ट्री मालिकों ने कैंप्स के कैदियों पर मजदूरी पर लगाकर मुनाफा तक कमाया। ट्रेन चलाने वाले, दफ्तर में बैठे छोटे अफसर, कागजात लिखने वाले क्लर्क्स सब अपने काम को बस एक रोजमर्रा का अमल समझकर करते थे। ये सब साबित करता है कि जब जिम्मेदारी टुकड़ों में बांट दिया जाए तो इंसान अपने ज़मीर को चुप करा देता है। पहले पहल तो कत्ल का तरीका गोली से था। शहरों को कोने, जंगलों के दामन, खुले मैदानों में हजारों लोग एक ही दिन में मार दिए जाते। बाबी यार जैसे वाक़यात खून जमा देने वाले मनाजिर पैदा करते थे, मगर ये तरीका लंबी मुद्दत के लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए ऐसे कैंप्स बनाए गए जहां कत्ल एक सिलसिले का हिस्सा बन गया। वहां लोगों को लाइन में लगवा कर छाट लिया जाता, कुछ को काम के लिए बचा लिया जाता, बाकी को सीधा गैस के कमरों में भेज दिया जाता। लाशों को फौरन जलाया जाता ताकि कोई निशान ना रहे। और ये सब उन दूर दराज इलाकों में किया गया जहां आवाम की रसाई बिल्कुल मुमकिन ना थी। इस दौरान जर्मन आवाम अपनी रोजी रोटी, राशन, जंग के हवाई हमले और घर के मसाइल में उलझी रही। जिंदगी बचाने की फिक्र ने इंसानी हमदर्दी को धीरे धीरे दबा दिया। जो लोग कभी आवाज़ उठाते थे उन्हें या तो सीधा दबा दिया जाता या छोटी सी रियायत देकर खामोश करवा दिया जाता। कुछ गिरजाघरों ने मुखालिफत की कोशिश की, मगर हुकूमत का दबाव और धमकियां उनकी हिम्मत तोड़ दी थी। ये पूरा अमल बहुत आहिस्ता मगर बहुत सोच समझ कर चलाया गया। पहले छोटी छोटी नाइंसाफियां दिखाई गईं जो लोगों को मामूली लगी। जब लोग उन्हें मान गए तो अगला कदम उनके लिए बिल्कुल आम बन गया। जज्बात और रस्मों ने सोचने समझने की ताकत को कमजोर कर दिया।
तालीम ने नई नस्ल के जहनों को दोबारा लिख दिया, झूठी साइंस ने नफरत को सच का रूप दे दिया, यूथनेसिया ने कत्ल को एक इलाज बना दिया, धोखे ने कातिल का चेहरा छुपा दिया और जब जिम्मेदारी हर किसी में बराबर बांट दी गई तो जुल्म एक मामूली काम बन गया। और यहाँ से निकलता है इस कहानी का सबसे गहरा सबक कि ब्रेन वॉशिंग कोई अचानक होने वाला जादू नहीं, बल्कि बहुत ही सोची समझी सकाफती और जहनी इंजीनियरिंग का नतीजा होता है। जब एक कौम से सवाल करने की आदत छीन ली जाए, जब लोग खुली बात कहना छोड़ दें और जब हर सच सिर्फ हुकूमत की मर्जी तोड़ कर समझाया जाए, तो फिर सोचने का हक भी हाथों से फिसल जाता है। ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ वो माशरे महफूज रहते हैं जहाँ आज़ाद सोच, खुली प्रेस, मुस्तकिल अदालतें और हमेशा जागती सिविल सोसाइटी जिंदा रहे। जब तालीम से लॉजिक, समझ और रहमत का जज्बा ख़त्म कर दिया जाए तो झूठ, जज्बात और प्रोपेगेंडा इंसानी सोच को जहर की तरह महसूस कर लेते हैं। आज भी हम देखते हैं कि मीडिया का खेल झूठे दुश्मन बनाने का सिलसिला और नकली इल्म के जरिए माशरे को बांट दिया जाता है, तो वही पुराने सबक दोबारा जिंदा हो जाते हैं। हिटलर का निज़ाम सिर्फ जर्मनी का मसला नहीं था, ये इंसानी फितरत का एक खौफनाक सबूत था, क्योंकि जब हम अपनी सोच खुद ना सोचें तो कोई और हमारी सोच हमारे लिए तैयार कर देता है और उस वक्त हम खुद भी समझ नहीं पाते कि हम एक चाल का हिस्सा बन चुके हैं। इस कहानी में सिर्फ तारीखी वाक़यात या नंबर नहीं छुपे, बल्कि लाखों जिंदगियों का दुख छुपा है। टूटे हुए घर, खोई हुई मोहब्बतें, अधूरी जिंदगियाँ। सबसे ज़्यादा याद देने वाली बात यह है कि ये सब आम इंसानों के जरिए अमन के दौर में धीरे धीरे होता गया, कदम दर कदम, जब तक वापस मुड़ने का रास्ता बनना हो गया हो। अगर हम चाहते हैं कि ऐसी तारीख दोबारा ना दोहराएं, तो हमें अपनी सोच, अपने सवाल और अपनी आवाज़ जिंदा रखनी होगी, क्योंकि जब लोग सवाल करना छोड़ देते हैं तो तारीख अपने सबसे अंधेरे रुख की तरफ लौट जाती है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही असल वाक़यात, अनसुलझे राज और हिस्ट्री के छुपे पहलू आप तक लाते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ब्लॉग बाय बासित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।